सो हम अभी पढ़ेंगे प्लाज्मा के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो हम लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि ब्लड को हम जैसे टेस्ट ट्यूब में लिए, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करवाया तो 3 लेयर बने। सबसे नीचे वाला लेयर जो है वेटेस्ट लेयर जो है उसके अंदर 42 to 47% जो है वो आरबीसी है, एंड उसके ऊपर वाला लेयर जो है बफी कोट जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स जो है तो वो 1% था। और वो बफी कोट को हम क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे क्योंकि उसके अंदर अभी कोई लेबोरेटरी में डायग्नोस करना है तो बैक्टीरियाज, फंगी, पैरासाइट्स, ये सारे हमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर हमें इजीली दिख जाएंगे। ओके, एंड उसके ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है वो था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो कितना कंटेन करके रखा था 53 to 57% जो है वो ब्लड को कंटेन करके रखता है। ओके, अपनी ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू थी। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? अपनी ब्लड के अंदर फ्लूइड ज़्यादा है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? वाटर। अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर ही प्रेजेंट है। 71 to 74% ऑफ वाटर जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा, इससे हमें पता चलता है कि ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है। तो ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट हमें सेलुलर पार्ट निकाल दिया, जो ल्यूकोसाइट, जो बफी कोट वाला पार्ट एंड आरबीसी वाला पार्ट, उसको हमने निकाल दिया। तो वो 2 पार्ट को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ सेल्स होते हैं। ओके, तो सेल्स। ओके, जो ऊपर वाला, जो वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़ के जो ऊपर वाला लेयर जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो एवरेज 55% जो है कैरी करके रखता है। तो क्या, तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो 55% एवरेज जो है कैरी करके रखता है। और अब हम प्लाज्मा को डिवाइड करें, ओके, प्लाज्मा को हम डिवाइड करके रखें तो प्लाज्मा का 92% जो है वो वाटर है। 55% का भी 55% में 92% जो है वो वाटर से भरा है, पानी, एंड 8% जो है वो सॉलिड। सो वाटर एंड सॉलिड। सॉलिड में देखते क्या होगा, सॉलिड को भी हम डिवाइड करते हैं। प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स जो है वो 7% कैरी करके रखते हैं। देखते हैं अभी हम और आगे जाते हैं। ओके, 7% एंड 1% जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, सोल्यूट्स बोलते हैं। सोल्यूट्स में आ जाएंगे 1% होता है क्या, 1%। ओके, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ओके, और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज़ सॉल्यूट्स में आ जाएंगे, जो 1% जो है इसमें आ जाएंगे। ओके, और प्रोटीन्स के अंदर यहाँ हम खेल जाएंगे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो 7% के पार्ट में हमें 3 इंपॉर्टेंट मेजर प्रोटीन्स देखते हैं। वो सबसे पहला एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो इनका कंटेंट कितना देखते हैं? 7% में 55% जो है एल्बुमिन कंटेंट करके रखता है, 38% जो है वो ग्लोबुलिन कंटेंट करके रखता है। सबसे कम कौन सा प्रेजेंट होता है? 7% जो है फिब्रिनोजन। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज़ याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो हम नॉर्मल इसका फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन्स में प्लाज्मा, एल्बुमिन, सिर्फ यही प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही काम आते हैं, वो उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल। एक पर्टिकुलर डिजीज के थ्रू टाइम ही वो अपना वैल्यू फ्लक्चुएट करेंगे तो हमें वो दिखते हैं, वो सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर ही आते हैं। ओके, तो एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अभी देखो अपनी बॉडी में आर्टरीज है, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स के बीच में, और ब्लड आया। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन एंड CO2 जो एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है एंड CO2 जो है बाहर आ रहा है। ओके, ये वाला सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ के जो सेल्स जो है, सेल्स जो है ऑक्सीजन ले रहे, यहाँ के जो ऑक्सीजन ले रहे, और ये यहाँ का जो ये जो ऑक्सीजन एल्वियोली जो है ऑक्सीजन दिया,
और CO2 लिया, ओके, ये दे दिया। और ये ब्लड ले जाकर, इसके अंदर का ब्लड ले जाकर सेल को ऑक्सीजन दिया एंड इसने CO2 लिया। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है लीक आउट हो जाता है इसमें, उसको हम बोलते हैं लिम्फ, ओके। तो उस फ्लूइड लीकेज सिस्टम को मेंटेन कौन करके रखता है, एक मेंटेन कौन करके रखता है, अपना एल्बुमिन। अगर ये एल्बुमिन ही नहीं हुआ तो, एल्बुमिन नहीं हुआ तो इडेमा देखने को मिलेगा, एल्बुमिन नहीं हुआ तो, ओके। एल्बुमिनूरिया में एल्बुमिन का कंटेंट जो है कम हो जाए, एल्बुमिनूरिया कम हो गया तो इडेमा देखने का। इडेमा मतलब क्या होता है कि तुम देखो अपनी दादी माँ या कोई मम्मी या कोई बूढ़े लोगों का पैर चेक करो, उनका पैर जो लिटिल बिट स्वेल होते हैं, तो वहाँ पे दबा के देखो, ऐसे दबा के देखो तो 2-3 सेकंड तक जो स्किन जो है अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्किन के अंदर जो है फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। क्यों? जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो फ्लूइड बाहर आया ही क्यों है? क्यों आया है? क्योंकि एल्बुमिनूरिया, उनका कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होगा, ओके, इसकी वजह से उनको इडेमा देखने को मिला, ओके। एंड एल्बुमिन ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इसका फंक्शन अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो आगे हम इसको थोड़ा और डिटेलली पढ़ेंगे, ओके। एल्बुमिन का फंक्शन क्या? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, ओके। एल्बुमिन रहेगा तो ये सही तरीके से फ्लूइड जो है एक्सचेंज होगा, ओके, ओके। एंड सेकंड जो है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन में बहुत सारे होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। जो अल्फा बीटा गामा के अंदर जो गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह काम करते हैं। तो हम ग्लोब्यूलिन्स का फंक्शन, अब कोई भी सर पूछे वाइवा में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन्स, तो तुम बोलोगे कि भाई इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज क्रिएट करके रखते हैं। तो एक और एक्सेप्शन मैं यहाँ पे बताता हूँ लास्ट में। तो ग्लोब्यूलिन्स का काम क्या? वो अपनी बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हो। इम्यूनोग्लोबिन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हो, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हो, ओके। इतना रखो। फिर आ गया फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का काम क्या है? फिब्रिनोजन एक सॉल्युबल सब्सटेंस है। सॉल्युबल मतलब वाटर में, मतलब जो भी चीज़ वाटर में घुल जाए वो सॉल्युबल है, ओके। तो फिब्रिनोजन जो है ब्लड के अंदर सॉल्युबल है, और जब ज़रूरत पड़े, कोई एंडोथीलियल मतलब कोई ब्लड वेसल फट गया है, वहाँ के एंडोथीलियल सेल डैमेज हो चुके हैं, तो वहाँ पे तुरंत ही प्लेटलेट्स आएंगे। फिब्रिनोजन जो तुरंत ही फिब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिब्रिन थ्रेड मतलब सॉलिड सब्सटेंस में, ये फिब्रिनोजन जो है इनसॉल्युबल है। और जैसे ही फिब्रिन थ्रेड की तरह का, फिब्रिन थ्रेड अभी कोई चीज़ को हम कवर करने के लिए धागे के से मस्त बांधते हैं ना, वैसे काम आएगा, मतलब ब्लड वेसल को एकदम धागे से बांध करके रखेगा। एक फिब्रिन थ्रेड बोलते हैं, इसीलिए हम उसे एक सॉलिड फिब्रिन थ्रेड की तरह कन्वर्ट हो जाए। जब ब्लड जो है वहाँ पे कोई क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, कोई चोट आ गया, वहाँ से ब्लड निकलता जा रहा है, कुछ समय बाद वो ब्लड तो बंद हो ही जाएगा, ओके। वो बंद क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन। ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ओके। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये फिब्रिनोजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके रखता है। और साथ में प्लेटलेट्स भी, प्लेटलेट्स को हम क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ओके। तो ये एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन आते कहाँ से? ओके। ये सारे चीज़ जो है वो जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है अपनी बॉडी में, ध्यान से सुनो, अपनी बॉडी में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इतना हो गया, ये मैं मिटा देता हूँ, क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। अपनी बॉडी में जितने भी ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर जनरेटेड, सिंथेसाइज लिख सकते हो क्या, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लीवर, डायग्राम नहीं बनाएंगे, लिख देंगे लीवर, ओके। ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन सारे, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, जितने भी और आगे हम क्लिनिकली हम पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिपेटोग्लोबिन, वो भी लिवर ही सीक्रेट करता है, ओके। और एक भी है, फिलहाल मेरे को याद नहीं है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन तब रिलीज होता है जब अपनी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है, CRP प्रोटीन बोलते हैं, जो हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो इससे पता चलता है कि अपनी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो अपनी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट है, एक लिमिटेड नॉर्मल वैल्यू में प्रेजेंट है। जब को बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है तो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम्हें फीवर है नॉर्मल, अभी देखो अभी तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है। इन्फ्लेमेशन मतलब कोई एक ऐसा इन्फ्लेमेशन, किसी को भी पूछोगे बोलेगा स्वेलिंग बोलेगा, तो इन्फ्लेमेशन नॉट ओनली स्वेलिंग, कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ भी माइक्रोब या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके वजह से अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स, अपने पूरी सोल्जर वाले ग्रुप जो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, फैगोसाइट्स, जितने भी मैक्रोफेज सारे आके
वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे। वैसे इन्फ्लेमेटिक कंडीशन में जो CRP का वैल्यू, सी रिएक्टिव प्रोटीन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, वो भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। वो प्लाज्मा प्रोटीन बनाता कौन है? लीवर बनाता है। तो अपनी बॉडी में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन, ये याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अपनी बॉडी में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लीवर, एक्सेप्ट अल्फा बीटा गामा। इसमें कौन से अल्फा बीटा एंड गामा। तो गामा ग्लोबुलिन्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स, ये जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो सारे लिवर सिक्रेट करते हैं। लिवर बना के भेजती है ब्लड के अंदर, जा भाई अपना काम तुम करो। बट ये जो गामा ग्लोबुलिन जो है, जो ग्लोबुलिन का पूरा फंक्शन को बना के रखता है, ओके, जो नॉर्मल अल्फा बीटा वाला ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबुलिन्स में 3 टाइप है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, अल्फा बीटा जो है वो गाड़ी की तरह काम करते हैं। ओके, हॉर्मोन्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने वाला काम करते हैं। एल्बुमिन्स भी, एल्बुमिन का मेन काम क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना और साथ में हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, एंड अल्फा और बीटा ये वाला ट्रांसपोर्ट वाला काम करेंगे। जो गामा ग्लोबुलिन है ये लिवर सिंथेसिस नहीं करता है। गामा ग्लोबुलिन जो है वो प्लाज्मा सेल्स जो है बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स कहाँ से आए भाई? ये प्लाज्मा सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। ओके, ल्यूकोसाइट्स में ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में 2 होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स भी बहुत होते हैं, नेचुरल किलर टी सेल्स, और दूसरा आता है ओके। एंड बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स जब जरूरत पड़े वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद प्लाज्मा सेल क्या करेगा? एंटीबॉडीज रिलीज करेगा। अरे गामा ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में रिलीज कौन करता है? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स अपनी बॉडी मतलब बचने के लिए एंटीबॉडीज जो है रिलीज करता है। तो प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। और ये याद रखो, ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। और प्लाज्मा सेल जब जरूरत पड़े, जब कोई डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तभी ये प्लाज्मा जो है वो अपना बी लिम्फोसाइट जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर, ये इम्यूनोलॉजी में बहुत, इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मतलब एक लंबा प्रोसेस है। जो बी लिम्फोसाइट जो है जब जरूरत पड़े तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होगा। और प्लाज्मा सेल्स जो है वो जो गोली निकालते हैं ना, मतलब वो अपना एंटीबॉडीज जो है रिलीज करेंगे। ओके, तो ये एंटीबॉडीज को हम गामा ग्लोबुलिन्स बोलते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स कौन सीक्रेट करता है? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। और जो बाकी के जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स अपनी बॉडी में कौन सीक्रेट करता है, कौन सिंथेसाइज करता है? लीवर। ओके, दिस इज द नॉर्मल थिंग अबाउट द प्लाज्मा। ओके, तो हम और आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा, एक और चीज के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, प्लाज्मा को हम प्लाज्मा इन्वेस्टिगेशन, प्लाज्मा अभी देखो, ये जो भी मैं CRP प्रोटीन के बारे में बताया, और कोई एंटीबॉडीज़, कोई कौन से अपनी बॉडी में कौन से एंटीबॉडीज़ घूम रहे हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है? अपने एंटीबॉडीज़ खुद की मारते हैं। ओके, अपनी इम्यून सिस्टम अपनी खुद की मारती है। तो उस समय कौन मारता कौन है? एंटीबॉडीज ही मारते हैं। एंटीबॉडीज रिलीज कौन करता है? गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स कहाँ से गामा ग्लोबुलिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? प्लाज्मा सेल्स के थ्रू। तो जब एंटीबॉडीज़, कौन सा एंटीबॉडीज़ मार रहे हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें प्लाज्मा को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना। और प्लाज्मा में मतलब प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स है उनको मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर अभी देखो तुम्हें कोई एंटीबॉडी, प्लाज्मा फेरेसिस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है? अपनी खुद के एंटीबॉडीज़ हमें मतलब प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमें हमारी मार रहे हैं। तो वो एंटीबॉडीज़, खुद के एंटीबॉडीज़ खुद की मार रहे हैं, तो कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम होगा, तो हमें उस एंटीबॉडीज़ को निकाल देना है भाई। टेम्पररी रिलीफ मिलता है। प्लाज्मा फेरेसिस जो है वो एक टेम्पररी रिलीफ देता है। तो प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस के थ्रू हम वो एंटीबॉडीज़ जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, उस एंटीबॉडीज़ को हम निकाल देंगे। तो बाद में तो कुछ दिनों तक तो टेम्पररी रिलीफ तो रहेगी,
रिलीफ, उस रिलीफ के लिए तो पैसा खर्च करके प्लाज्माफेरेसिस करवा के उस एंटीबॉडीज़ को निकलवाते हैं, बट फिर अपनी बॉडी जो है वो वापस वो एंटीबॉडीज़ निकलवाएगी, वापस हम प्लाज्माफेरेसिस करवाएंगे। ओके, तो प्लाज्माफेरेसिस में हम प्लाज्मा को लेंगे, बट प्लाज्मा के अंदर जो है अभी ब्लड को हम नॉर्मली इंट्रावेनस के थ्रू लेंगे और वो जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें हम रखेंगे, तो ऑब्वियसली ब्लड जो है क्लॉट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम रोकने के लिए उसमें हम एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं, जैसे कि EDTA, इथिलीन डायमिनेस टेट्रा एसिटिलीन। ओके, EDTA को हम ऐड करते हैं, एस्पिरिन, ये सारे चीज़ें जो है। सो प्लाज्माफेरेसिस में हम प्लाज्मा को ऐसे ही नॉर्मल, अभी देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो मैं बात कर रहा था अभी, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, एंटीकोगुलेंट्स जो है वो ब्लड के एक्सट्रिंसिक पाथवे को रोक देंगे, तो ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा। तो क्लॉट नहीं होगा तो उसको हम ब्लड को हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्लाज्माफेरेसिस में यूज़ करेंगे प्लाज्मा को, हम एक और चीज़ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में क्या होता है, जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को हम लेंगे, उसमें हम एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे, एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे, जैसे कि EDTA और एस्पिरिन जो हमको अवेलेबल हो वो हम ऐड कर देंगे। तो EDTA ऐड करने के बाद एंटीकोगुलेंट ऐड कर, वो क्लॉट नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मा के अंदर कौन से फिब्रिनोजेंस है, तो क्लॉट हो जाएंगे। ओके, तो एंटीकोगुलेंट डालने के बाद वो उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस में हम इसको फ्रीज करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे। तो जब बचा करके रखते तो क्या होता है कि इसको हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें, किसी को ज़रूरत है, जैसे हम ब्लड को बचा के रखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जिसको ज़रूरत पड़े उसको हम पूरा ब्लड देते हैं, बट ऐसे ही जिसको सिर्फ प्लाज्मा की ज़रूरत है, जिसको सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जिसको सिर्फ प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उसकी ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हम जो प्लाज्मा है उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस में उसको हम फ्रीज प्लाज्मा को हम -20 डिग्री सेल्सियस में हम फ्रीज करके रखेंगे, ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए, ओके, फ्यूचर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन के लिए, प्लाज्माफेरेसिस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम जो है वो ये वाला टेक्निक हम यूज़ करेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर जब हम एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे तभी ये चीज़ काम आएगा। ओके, सो इतना हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सीरम। व्हाट इज सीरम? तो सीरम क्या होता है कि अपनी प्लाज्मा प्रोटीन्स में, प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, और ये जो चीज़ प्लाज्मा में से मैं फिब्रिनोजन को निकाल दिया, हटा दिया, प्लाज्मा में से, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से माइनस फिब्रिनोजन को मैंने निकाल दिया, तो क्या बचा, उसको बोलते हैं सीरम। अरे यही हुआ यार, मतलब प्लाज्मा के अंदर एंटीकोगुलेंट डाल दिया तो जो ये फिब्रिनोजन का काम है वो बंद हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, ये बंद हो गया, तो इसे हम फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करें। वैसे ही सीरम ही है। सीरम के अंदर क्या होता है कि फिब्रिनोजन को निकाल के फेंक देते हैं, और ये सीरम जो है बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट में, इन सब में यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च में ये सीरम जो है वो बहुत काम आता है। ओके, तो ये हुआ सीरम के बारे में। तो यहाँ हम प्लाज्मा को थोड़ा डिटेलली और सीरम को हमने डिस्कस कर लिया, और हम जो भी अब देखते हैं हम एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन को हम थोड़ा डिटेली देखते हैं। ओके, सो हमने देख लिया सीरम क्या होता है। तो सीरम जो है, सीरम और एल्बुमिन, सीरम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा प्रोटीन्स के बीच में एक ही डिफरेंस है, वो है फिब्रिनोजन। तो मतलब जो भी चीज़ें प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर है वो सारे चीज़ें सीरम में है एक्सेप्ट फिब्रिनोजन। ओके, ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना। ओके, तो ये सारे चीज़ें हमें लेबोरेटरी में जो हीमेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको बहुत कोई भी कुछ भी अभी तुम देख रहे हो, तुम फर्स्ट ईयर में होगे, सेकेंड ईयर में होगे, थर्ड ईयर में होगे, तुम थोड़ी जानते हो, मतलब तुम्हें अगर क्लैरिटी हो तुम्हें हीमेटोलॉजिस्ट बनना है, ऑर्थोपेडिक बनना है, या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, डायबिटोलॉजिस्ट बनना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बट जिसको हीमेटोलॉजी में इंटरेस्ट है उसको ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो फिजिशियन बनना चाहता है, ओके, जो फिजिशियन बनना चाहता है नॉर्मल, उन सबको तो ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। और ये जितना अच्छे से एक उसके ऊपर वाले डॉक्टर, जो भी ऊपर वाले डॉक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, एक स्पेशलिस्ट को ये सारे चीज़ें अच्छे से लिख कर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रेप्यूटेशन भी बढ़ जाती है उस फिजिशियन की। ओके, तो ये सारे चीज़ें एज ए फ्यूचर डॉक्टर तुम सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को थोड़ा और अंदर से देखते हैं। ओके, सबसे पहले एल्ब्यूमिन किस में, मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि अपनी बॉडी में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो सारे लीवर से निकलते हैं, एक्सेप्ट एक इम्यूनोग्लोबिन, वो सारे एक सिर्फ चार्ट फॉर्म में दिया।
इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन एक एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू निकलता है। प्लाज्मा सेल क्या है? इट प्लाज्मा सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट्स ही मैच्योर होने के बाद प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज को शूट करते हैं और वो एंटीबॉडीज जाके जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको उड़ा देते हैं। ओके, तो एल्बुमिन फॉर्म्ड इन लिवर बीइंग स्मॉलेस्ट कैन अपीयर इन द लिवर एंड यूरिन। तो मैंने एल्बुमिन्यूरिया बोला था। एल्बुमिन्यूरिया मतलब एल्बुमिन जो है यूरिन के अंदर आ रहा है। तो यूरिन के अंदर आ रहा है मतलब बॉडी के अंदर एल्बुमिन का कंटेंट जो है डिक्रीज होता है, मतलब यही हुआ है। ओके, तो एल्बुमिन डिक्रीज हो गया। एल्बुमिन डिक्रीज हो गया मतलब एल्बुमिन का काम क्या? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। मेन फंक्शन, कोई पूछा एल्बुमिन का मेन फंक्शन क्या है? एल्बुमिन का मेन फंक्शन ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना और साथ में बहुत सारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करवाना यहाँ से वहाँ तक। हार्मोन तो ऐसे बिंदास छोड़ी जाएंगे ब्लड के अंदर, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी की तरह कौन काम करेगा? ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन्स जो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 जो ग्लोबुलिन्स है ये सारे लिवर के थ्रू फॉर्म होते हैं और ये सारे हार्मोन्स को, बहुत सारे हार्मोन्स को जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। बट जो गामा ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनोग्लोबिन की तरह काम करता है। और अगर अपनी बॉडी में एल्बुमिन की कमी हो गई तो एल्बुमिन की कमी होगी तो ऑन्कोटिक प्रेशर अल्टर्ड हो जाएगा। अल्टर्ड हो जाएगा तो सही से ब्लड, सही से जो आई एम सॉरी यहाँ पे कोई गाना चला रहा है तो इसीलिए माइक को मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है। ओके, माइक को मतलब पास रखना पड़ रहा है। तो एल्बुमिन जो है वो कम हो गया अपने मतलब बॉडी में कम हो गया। तो एल्बुमिन कम हो गया तो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, तो ब्लड जो है वो लीक आउट होता जा रहा है, मतलब फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू लीक आउट होता जा रहा है। तो लीक आउट होगा, लीक आउट होने से क्या होगा? ब्लड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक्यूमुलेट होने से क्या होगा? इडेमा होगा। क्या होगा? इडेमा देखने को मिलेगा। इडेमा में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इससे क्या होगा? ये हमें बहुत लोगों के मतलब ओल्ड एज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो पैरों के पास, ओके, तो उसमें क्या होता है कि मतलब आप दबा के देखो, तुम तुम्हारे दादी या दादा को देखो, दबा के देखो तो उसमें 1 to 2 सेकेंड्स तक वो स्किन जो है अंदर ही रहेगा क्योंकि उसको स्किन के नीचे जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये सारे चीज़ें प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो मैंने बता दिया। और फिब्रिनोजन भी लिवर में ही फॉर्म होता है और रोल इन द क्लॉटिंग फैक्टर। ये इसका रोल क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर में काम करेंगे हम। ब्लड क्लॉटिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बहुत मजा आएगा क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो क्लॉटिंग फैक्टर में काम आएगा। ओके, और मेंटेन द विस्कोसिटी। ये ब्लड का जो विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए फिब्रिनोजन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो ये रहा नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंड इसके बाद अभी हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन, नॉर्मल फंक्शंस। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन्स के नॉर्मल फंक्शन देखेंगे और इसके बाद एक वीडियो बनेगा उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों आ रहा है बार बार, प्लाज्मा प्रोटीन्स जितने भी हैं जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, हिपेटोग्लोबिन, ऐसे बहुत सारे, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ओके, ऐसे बहुत सारे जो प्लाज्मा प्रोटीन से जो हमें क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में हम आगे जाके पैथोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसमें बहुत हमें एक चीज़ हमें इंट्रोडक्शन मिल गई तो आगे जाके हमें दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम यही प्लाज्मा प्रोटीन्स में हम उस चीज़ का इंट्रोडक्शन ले लेंगे और वो क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कभी वाइवा में पूछ लेते डायरेक्टली और कभी एग्जाम में भी पूछ लेते जब मन किया। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन जो हमने प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस किया उसी में उनके फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करके रखता है? एल्बुमिन जो है फ्लूइड लीक होने से बचाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फ्लूइड लीक होने से बचाता है अपना एल्बुमिन। विस्कोसिटी कौन मेंटेन करके रखता है? फिब्रिनोजन, अभी बताया था। एंड बफर, एसिड बेस बैलेंस को भी बना के रखता है अपने प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करके रखता है? गामा ग्लोबुलिन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बना कर रिलीज करते हैं। ओके, कोगुलेशन में कौन हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स एंड फिब्रिनोजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एल्बुमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 ग्लोबुलिन्स एंड प्रोटीन स्टोर में भी ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है काम आते हैं। तो ये रहा प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो हमें फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ये इतना भी तुम सिर्फ लेक्चर सुन के
शॉर्ट नोट डाउन भी तुम कर रहे हो तो एग्ज़ाम में तुम्हारा अच्छा निकल जाओ। और एग्ज़ाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट बढ़कर एज ए डॉक्टर तुम्हें क्लिनिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पास तो तुम हो जाओगे, पास तो तुम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले भी पढ़ोगे तो तुम आराम से पास हो जाओगे, बट एज अ डॉक्टर तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन, तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। हर एक ऑर्गन, हर एक सेल का फंक्शन, उसका पैथोलॉजी, उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, हर चीज़ याद नहीं, याद रहना अलग बात है और नॉलेज होना अलग बात है। अगर कोई चीज़ का तुम्हें पता है, मतलब हाँ कहीं सुना है, उस चीज़ को एक बार देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। बट जब कोई चीज़ मतलब तुम्हें पता ही नहीं है, अनजान हो उस चीज़ के, वो बहुत हार्ड है तुम्हारे लिए। तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके, एज ए फ्यूचर डॉक्टर। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं शायद प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा, शॉर्ट वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।